हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देख लिया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यानी अनुलेखन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी अनुलेखन इकाई। तो अनुलेखन इकाई और अनुलेखन किस प्रकार से डिफरेंस है, क्योंकि पिछली क्लास आपको याद होगी कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अनुलेखन मतलब क्या, कि डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, यानी डीएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एमआरएनए पर कोड करना क्या कहलाता है, उसी को कहलाता है, मतलब वही कहलाता है अनुलेखन। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछे थे, है ना, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें हमने पूछा था कि सेल साइकिल के किस फेज में रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इसका बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया कि सर सेल साइकिल के यस फेज में, यानी इंटरफेज के यस फेज में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था कि सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब पुनर्योगज, हिंदी में उसको पुनर्योगज बोलते हैं, वो कहां होता है। तो इसका जवाब कुछ लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से जोड़ कर दिया। अरे ध्यान से समझो भाई, इसमें बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ा नहीं तो पूछेंगे कहां से। और 11th की क्लास में आप लोगों ने ये रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो आप हमें फिर से अगेन ये क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण जो होता है वो सेल के किस अवस्था में होता है, किस फेज में होता है, और उस फेज का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको हमने पढ़ाया भी है, और अगर आप याद करके आए होंगे या याद करते होंगे तो जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए, है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए, मतलब डीएनए प्रतिकृति कर ले अपना, लेकिन सेल का डिवीजन ना हो, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए और सेल का डिवीजन ना हो, तो कौन सी अवस्था आ जाती है, मतलब सेल किस अवस्था में पहुंच जाएगा, ये पढ़ाया हमने। ठीक है, अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रहे होंगे आप ना, तो जरूर आप इसका आंसर देंगे। हमने बोला क्या, फिर से सुनिए, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा होगा तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी स्किप करना जान सकते हो, ये समझ लो कि तुमको भगवान माफ नहीं करेंगे। तो आज जो है हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। हमने पूछा है कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन कर ले, मतलब यस फेज में अपनी संख्या बढ़ा ले, और उसके बाद सेल का डिवीजन ही ना हो, यानी एम फेज ही ना हो, तो फिर उस वाले, मतलब जो सेल आगे पहुंचेगी वो किस फेज में पहुंच जाएगी, फेज मतलब क्या हो जाएगा सेल का। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपने प्रतिकृति द्विसाख वाला हेडिंग अगर उस टॉपिक के पूरे एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इतना क्लू भी दे दिए, अब स्टार्ट कर ही देते हैं, है ना। अनुलेखन इकाई व जीन। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो जीन होता है वो आनुवंशिकता का क्या होता है, इकाई होता है, यानी आनुवंशिकता का इकाई जो होता है वो क्या होता है, जीन होता है। यानी हमारे डीएनए पर जो भी सूचना होती है वो जीन के रूप में होती है। ठीक है, तो वो उसको जीन के रूप, मतलब वहां पर कोड के रूप में होती है, उसको एमआरएनए पर कोड किया जाता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है, और वही प्रोटीन एक प्रकार का मान लेते हैं जीन होता है जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। ठीक है, तो हेडिंग वही है कि अनुलेखन इकाई व जीन, यानी हमारे डीएनए पर जो जीन होता है वो यूनिट होता है किसकी, इनहेरिटेंस की। ठीक है, या हेरिडिटी की भी कर सकते हैं यहां पर। तो इसकी क्या होता है, वो यूनिट होता है। अब इसमें कुछ बीच बीच में एनसीईआरटी में कुछ वर्ड दे रखे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये वाला पॉइंट नहीं समझेंगे बच्चों, जो आज की क्लास है, वो आपको आगे की क्लास समझाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से फोकस करिएगा। तो हम पहले बात करेंगे अनुलेखन इकाई व जीन की। तो अनुलेखन इकाई, जिसको हम जीन भी कहते हैं, उस कहां पर होता है, हमारे डीएनए के खंड पर स्थित होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर एक लक्षण की सूचना होती है वहां पर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो हम पहले प्रोकैरियोटिक में पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली रीडिंग हमारी होगी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जीन या अनुलेखन इकाई। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुलेखन इकाई या जीन क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में, जैसे प्रोकैरियोटिक का सेल, जैसे एक बैक्टीरिया की सेल बना देते हैं, यहां पर ये है बैक्टीरिया की सेल, इसमें ये यहां पर इसका डीएनए जो कि इसके बीच में होता है। चलिए क्वेश्चन और हम आपसे पूछ लेते हैं। आप बताएंगे बैक्टीरिया के उस, मतलब जहां पर उसका मेन डीएनए होता है, उस डीएनए वाले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी चाहिए हमको कमेंट बॉक्स में, ये याद रखिएगा। और ये नहीं कि पढ़ के चलो सर क्या देखेंगे, सबका कमेंट देखते हैं हम, और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है ना, तो वो समझ लो पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है। हाँ, हम बताएंगे आपको कि ये बैक्टीरिया के इस डीएनए वाले खंड वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो जीन होता है वो किस कंडीशन में होता है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में होता है,
पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में होता है, ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है जैसे इसका ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया ही आते हैं, तो बैक्टीरिया का ये मान लेते हैं डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए पर, जैसे ये डीएनए है, डीएनए पर यहां पर एक जीन हो, इसके बाद एक यहां जीन हो, एक यहां जीन हो, ठीक है, लगातार, यानी जीन क्या है, लगातार होते हैं, जीन यहां पर क्या होते हैं, लगातार होते हैं। तो जीन शब्द के लिए, यानी जहां पर किसी, मतलब डीएनए का वह खंड जहां पर जीन स्थित होता है, उसको सिस्टॉन शब्द से भी यूज, मतलब उसको सिस्टॉन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लीजिए, ये पॉइंट साथ स्किप हो गया था। एक चीज ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला कि जो डीएनए का जो कोई भी खंड, डीएनए का ऐसा खंड जहां पर किसी लक्षण का जीन होता है, उसे या उस खंड को सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन यानी हिंदी में संपार कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट स्किप हो गया था, ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या हमने बोला, डीएनए का ऐसा खंड जहां पर किसी लक्षण का जीन स्थित होता है, उस पर्टिकुलर खंड को क्या बोलते हैं, संपार, यानी सिस्टॉन शब्द से यूज करते हैं उसको, मतलब सिस्टॉन कहा जाता है। समझ गए इस पॉइंट को, है ना। चलिए अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक में जीन। जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए है उसको हमने बाहर निकाला और हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक के डीएनए में जीन जो हैं वो लगातार होते हैं। हमने क्या बोला, जीन लगातार होते हैं, ठीक है। जब जीन लगातार होते हैं तो इसीलिए किस शब्द का यूज करते हैं वहां पर, पॉलीसिस्ट्रॉन शब्द का यूज करते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पॉलीसिस्ट्रॉन मतलब क्या हो गया कि जब डीएनए खंड पर जो जीन है वो लगातार हो, उसमें कोई गैप ना हो, ठीक है, लगातार जीन जो है एक दूसरे मतलब डीएनए खंड पर स्थित हो, तो उसको हम पॉलीसिस्ट्रॉन कहते हैं। और ऐसा पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है। किसमें, बैक्टीरिया में। समझ गए इतना, ठीक है। अब एक चीज आप लोग सुने होंगे, क्लास सुने क्या होंगे, पढ़े होंगे, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। क्लास 11 की क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है वो, हम बना देते हैं इसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। अच्छा, अब जैसे ये मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का क्या था, डीएनए था, ठीक है। अब इस डीएनए पे अगर एमआरएनए बनेगा तो क्या वो एमआरएनए पर जो जीन कोड होगा, क्या वो लगातार जीन कोड होगा, है ना। जो जीन होगा वो लगातार इस पर कोड हो जाएगा। जैसे ये इसकी कंडीशन, वैसे सेम कंडीशन इसकी भी हो जाएगी कि नहीं। ध्यान से समझिए मेरी बात को। हमने क्या बोला, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का ये डीएनए है, इस पर जीन पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, मतलब जीन लगातार है, ठीक है, अलग अलग लक्षण के जीन उस पर लगातार, उसमें गैप वगैरह नहीं है बीच में। अगर इस डीएनए से एमआरएनए बनता है, बनेगा भी, ठीक है, जीन यहां पर इसका जो सूचना है वो एमआरएनए पर आएगा। अगर इस पर एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए पर वो जो जीन डीएनए पर कोड था वो एमआरएनए पर आ जाता है। जब एमआरएनए पर आएगा वो जीन, तो उसको भाई वहां से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है ना। एमआरएनए क्यों आएगा बाहर, ठीक है, या एमआरएनए वहां डीएनए से कोड क्यों लेकर आता है। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि भाई वहां उससे क्या बनाना है, एमआरएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो डीएनए से लाई गई है उससे प्रोटीन बनेगा, है ना। इतना तो आ जाएगा ना। अब यहां पर जब एमआरएनए पर जो छोटे छोटे कोड, जैसे मान लेते कि एक जीन का कोड यहां पर है, दूसरे जीन का कोड यहां पर है, तीसरे जीन का कोड यहां पर है, ऐसे ऐसे पूरे के पूरे एमआरएनए पर कोड स्थित है। अब इसी वाले मतलब यही जीन, वही जीन जो है ये क्या है, ये छोटे छोटे क्या है, जीन है, जो कि किससे आए हैं, डीएनए पर थे ऐसे कॉपी कर लिए गए एमआरएनए पर। अब एक एक जीन को कोड करने के लिए, यानी एक एक जीन से प्रोटीन बनाने के लिए इससे कौन जुड़ेगा, राइबोसोम जुड़ेगा। इससे कौन जुड़ेगा बताइए अच्छो, राइबोसोम, ठीक है। ऐसे राइबोसोम की दोनों यूनिट इससे क्या करेंगी, जुड़ेंगे ऐसे से। तो ऐसे से क्या होगी, राइबोसोम की जो यूनिट है हर जीन डीएनए के, मतलब प्रोकैरियोटिक के डीएनए के एमआरएनए पर जुड़ेगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के डीएनए पे जो जीन था पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में था, तो एमआरएनए पर वो भी जीन क्या होगा, वही पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में ही कॉपी होगा। और जब वहां पर वो कॉपी होगा तो हर एक जीन से प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन ही एक्सप्रेस करेगा। और हर एक प्रोटीन को बनाने के लिए वहां पर कौन जुड़ेगा, राइबोसोम जुड़ेगा। तो एक ही साथ देखिए बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए,
है ना, बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए यहां पर। तो इसका भी आंसर हमें चाहिए कि कौन सा टाइप का राइबोसोम यहां पर होता है, 70S होता है या 80S होता है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहां पर mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए हैं, तो इसी घटना को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, इसी घटना को क्या कहा जाएगा, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। यानी जब एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएं, इसी को क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ऐसा कब होगा, जब डीएनए पे जो जीन होगा पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में होगा, मतलब उसके एक जीन यहां पर है, मतलब एक जीन यहां पर है, दूसरा जीन यहां पर है, कोई गैप नहीं है, लगातार वो जीन है, इसीलिए पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन हो जाता है। ऐसा केवल जीवाणुओं में होता है, यानी बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, पॉलीसिस्टोनिक में आई थिंक अब नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में जो जीन होता है, अनुलेखन इकाई क्या होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जीन। ठीक है, तो जीन का डिफिनेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ना, डीएनए का ऐसा खंड जहां पर किसी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब वहां पर अनुक्रम होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी मेंडल वाले चैप्टर में उसका हेडिंग भी लिखवा दिया है, नोट्स भी है इसका। ठीक है, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले जोहानसन ने किया था, इसको भी हमने बताया है। तो अब हम बताएंगे यूकैरियोटिक सेल में जो जीन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, सिस्टॉन वर्ड सबके लिए यूज किया जाएगा, यानी कि डीएनए पर वह खंड जहां पर किसी लक्षण का जीन स्थित है उसी को सिस्टॉन कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए, जैसे यह यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक क्यों, इसके पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए से mRNA बाहर मतलब इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। तो यूकैरियोटिक के सेल में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है, मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक मतलब कि एक बार में केवल एक ही जीन को कोड किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक mRNA बनकर आया, यानी डीएनए से एक जैसे ये डीएनए, सपोज करिए ये यूकैरियोटिक का क्या है, डीएनए, तो इस डीएनए से एक mRNA बनकर आया, तो इस mRNA पर क्या होगा, यह इस mRNA पर करीब एक जीन होगा बच्चों। ठीक है, एक जीन होगा, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया की तरह लगातार बहुत सारे जीन हो, नहीं, इस डीएनए पर केवल एक ही जीन, यानी संरचनात्मक जीन जो होगा वो एक ही लक्षण का होगा, और उसी को mRNA पर कॉपी किया जाएगा। किस पर किया जाएगा कॉपी, mRNA पर इसको कॉपी किया जाएगा। तो एक बार में केवल एक ही लक्षण का जीन डीएनए से निकलकर बाहर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक कंडीशन मतलब एक बार में केवल एक ही जीन डीएनए से mRNA को कोड कर रहा है, यानी डीएनए पर जो सूचना है केवल एक लक्षण का जीन है, उसी को mRNA पर कॉपी किया जाता है। यानी हर बार जब डीएनए एक लक्षण के जीन को कोड करता है तो एक mRNA पर केवल एक ही लक्षण का जीन होता है। तो ऐसा यूकैरियोटिक के केस में होता है, इसलिए मतलब इस वाले केस को क्या बोला जाएगा, मोनोसिस्टोनिक कंडीशन बोला जाएगा, जिस पर राइबोसोम जुड़कर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आ गया बच्चों। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये नोट करिएगा, जो डीएनए पर जो जीन होता है वो टुकड़े में होता है। ठीक है, टुकड़ों का मतलब होता है कि कुछ खंड पर, यानी कुछ स्थान पर इसके ऐसे, मतलब एक्सॉन होगा, कुछ पर इंट्रॉन होगा, व्यक्तेत और अव्यक्तेत, आपके बुक में लिखा होगा व्यक्तेत और अव्यक्तेत। एक्सॉन होगा, फिर से क्या होगा, इंट्रॉन होगा, इंट्रॉन, फिर से क्या होगा, एक्सॉन, इंट्रॉन, यानी एक बार एक्सॉन होगा, दूसरी बार इंट्रॉन होगा, ऐसे ऐसे करके जीन के खंड होते हैं। तो एक्सॉन डीएनए पर, यानी जो mRNA बनकर आया है, एक्सॉन वह खंड होता है जहां पर जीन होता है, ये इसको व्यक्तेत कहा जाता है। व्यक्तेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर किसी लक्षण का, देखो एक चीज कंफर्म कर लो, इस पूरे मतलब जो ये एक्सॉन इंट्रॉन को पूरी को क्या बोला जा रहा है, सिस्टॉन। मतलब इसके लिए हम एक जीन शब्द का यूज कर सकते हैं, सिस्टॉन शब्द का यूज कर सकते हैं। अब उस जीन में भी छोटे छोटे टुकड़े हैं,
जैसे एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, इंट्रॉन है। तो एक्सॉन, इंट्रॉन, यहां पर क्या है, यहां पर कोई जीन नहीं है, यहां पर भी जीन है, यहां पर जीन नहीं है। यानी इंट्रॉन वाले पर, यानी अव्यक्तिगत स्थान पर जीन की सूचना नहीं है, जबकि एक्सॉन वाले पर जीन की सूचना है। अब यही एक्सॉन और यही एक्सॉन आपस में जुड़ेंगे। जैसे ये एक्सॉन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इस इंट्रॉन वाले भाग को काट के निकाल दिया जाएगा, इसको भी काट के निकाला जाएगा, इसको भी काट के निकाला जाएगा। एक्सॉन एक्सॉन आपस में जुड़ेंगे, तब जाकर एक एमआरएनए का, यानी एक परिपक्व एमआरएनए का निर्माण होगा। ठीक है, और यह एक लक्षण का जीन होगा। हालांकि एक लक्षण का जीन यहां पर भी था, लेकिन उसके बीच बीच में कुछ ऐसे भी कोडॉन थे जो किसी भी अमीनो एसिड का कोड नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे एमआरएनए का ऐसा खंड जहां पर कोई भी जीन का कोड नहीं होता है, यानी कोई भी अमीनो एसिड का कोई कोड नहीं होता, उसको इंट्रॉन बोलते हैं। और एक्सॉन वह स्थान होता है जहां पर जीन का कोड होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सॉन 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 को जब ऐड किया जाएगा यहां से काट के, तो ये हमारा एक एक्चुअल में एमआरएनए बनता है। ठीक है, ये था एचएनआरएनए। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। ये बेटर समझ में आ जाएगा बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जैसे ही हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कैसे अनुलेखन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे विद फिगर, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर कर लीजिए कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। तो डीएनए से, यानी जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसके डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो एक बार में केवल एक ही जीन को क्या करता है, एक ही लक्षण के जीन को कोड करता है वो, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। अब उस जीन में भी छोटे छोटे खंड होते हैं। कुछ खंड ऐसे होते हैं जो जीन को व्यक्त कर सकते हैं, कुछ नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जो व्यक्त कर सकते हैं उसको एक्सॉन, और जो नहीं कर सकते हैं उसको इंट्रॉन कहते हैं। और इसी एक्सॉन को बाद में जोड़कर एक जीन बनाया जाता है। कैसे होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास अभी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, एक हेडिंग और बची है यहां पर, जो कि हम बहुत सारे लोग इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, और समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, मतलब बताइएगा कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं आया तब भी बताइए कि नहीं आया और कहां पर दिक्कत हुई आपको। ठीक है, इसको मिटा दें। चल, इसको मिटा देते हैं। एक और पॉइंट जिसको बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, स्किप करना नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहे हैं। नियामक जीन। अभी नियामक जीन क्या होता है? नियामक जीन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन किसे कहेंगे? रेगुलेटरी जीन यानी नियामक जीन। तो ये याद रखिएगा, डीएनए का ऐसा खंड, डीएनए का ऐसा खंड जहां पर एमआरएनए का निर्माण नहीं होता, ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी जीन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नहीं होता है, यानी डीएनए का ऐसा खंड जहां पर एमआरएनए और प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का भी, तो एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो डीएनए का ऐसा खंड जहां पर एमआरएनए व प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? रेगुलेटरी जीन यानी नियामक जीन। यानी नियामक जीन किसको बोलेंगे? डीएनए का ऐसा खंड जिस पर एमआरएनए न बने न तो प्रोटीन बने, उस वाले खंड को क्या बोलेंगे? नियामक जीन बोलेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की क्लास के लिए ये हेडिंग फिनिश हो गई है। अब अगली हेडिंग में हम, मतलब अगली क्लास में अगली हेडिंग, अगली टॉपिक को पढ़ेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर है, वहां से आप नोट कर लीजिए, और हो सके तो मेरे साथ ही नोट्स करते रहिए, अच्छा होगा। अपना नोट बहुत ही अच्छा होता है, अगर जिसको प्रॉब्लम वहां से जाके वो डाउनलोड करके लिख सकता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, और हाँ, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं, और अपना वो कोर्स जल्दी जल्दी पूरा कर ले। और हाँ, इतना ही नहीं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं यानी एनसीईआरटी मतलब पूरा कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी को, तो यह एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो स्टूडेंट नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, तो अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई तो हमसे आप जरूर पूछेगा। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू बच्चों, और हाँ, पढ़ाई करते रहिए।